ये सवाल आपसे बनता है। आपको भी आपके भी बाहर जमीन लेने पे पाबंदी लगानी चाहिए। 71 को तोड़ देना चाहिए ना, उसको क्यों नहीं तोड़ते हिमाचल वाले को? नहीं पता क्या तारक भट्ट जो है एनसी का वर्कर है? क्या पाकिस्तान के पुतले हमने नहीं जलाए? क्या पाकिस्तान के झंडे नहीं जलाए? बेनजीर का पुतला हमने जलाया, नवाज शरीफ का पुतला हमने जलाया, मुशर्रफ का पुतला हमने जलाया। ये कैसा देश प्रेम है? जो चीन हमारे सैनिकों पर हमला करता है उसी की मदद ली जाएगी। 370 का जो मसला है, 35A का जो मसला है, ये कानून हिंदुस्तान की मदद ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? मैं कहता हूं हम अमेरिका की भी लेंगे, हम रशिया की भी लेंगे, हम यूएनओ की मदद लेंगे। और चीन जो है यूएनओ का एक परमानेंट मेंबर है। 15 मिनट तक भाजपा के खिलाफ बोला आपने पूरे इंटरव्यू में। भाजपा का समर्थन आपने लद्दाख में क्यों लिया हुआ है? अगर हम देशद्रोही हैं तो बीजेपी क्यों हमारे साथ मिली हुई है? मतलब यह कि हम देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है। ये इनका ड्रामा है, ये इनका फ्रॉड है। कोई शर्म भी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के हक में बोलो तो हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलो या अपोजिशन करो तो ये हमें देशद्रोही के नारे लगाते हैं। दूसरे दिन पता चला कि आप उस पार्टी के नहीं रहे, कांग्रेस से आप एनसी के हो। मेरी जो शर्ट है वो ज़्यादा सफ़ेद है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे। जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब। फारूक अब्दुल्ला अगर जम्मू कश्मीर से बाहर जगह ले सकते हैं, वहाँ अपने आलीशान मकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों से लोग आके यहाँ पे ज़मीन क्यों नहीं ले सकते? यहाँ क्यों काम शुरू नहीं कर सकते? आखिर आपको दिक्कत क्या है? आप बाहर जाकर ले सकते हैं तो उनको क्यों हक? ये तिरंगा झंडा जो है ये हमारी जान है, इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे मिनिस्टरों को मारा गया, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंटों को मारा गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को मारा गया, एमएलए मारे गए, एमएलसी मारे गए। कश्मीर की असेंबली ने परमानेंट इल्हाक, परमानेंट हिंदुस्तान के साथ रहने का, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को कबूल किया। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया था। रोशनी स्कैम भी एनसी ने ही शुरू किया, तो उसका क्रेडिट भी लेंगे आप? है ना, भाजपा के नेताओं ने आपको डरा के रखा। से डरपोक नेताओं को वोट क्यों चुने? अपना नुमाइंदा क्यों बताए? जीतने के बाद भी अगर आप डरते रहे तो लोगों के मुद्दे किस तरह से उठाएंगे? भाजपा के नेताओं से नहीं डरता कोई, ना हम पहले डरे थे ना बाद में डरे थे। बात यह है कि जब इन्होंने फौज लगाई हुई है, इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। जिला विकास परिषद के चुनावों की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। तमाम उम्मीदवार हैं वो लगातार प्रचार में उतर रहे हैं। ज़्यादातर उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल कर भी दिया है और कुछ जो बचे हुए उम्मीदवार हैं वो अगले कुछ दिनों में नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। एनसी के जो सेक्रेटरी हैं जिला के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे तफसील से। तारिक भट्ट जी, आपका स्वागत है रियासी अपडेट से। थैंक यू जी। भट्ट साहब, किस तरह से देखते हैं जिला विकास परिषद के चुनावों को और क्या उम्मीदें आपने लगाई हैं पूरे जिले भर से? देखिए, इस वक्त जो डीडीसी की जो इलेक्शन हो रही हैं, इसमें काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर। और तमाम पार्टियां जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और मुझे लगता है कि कड़े मुकाबले होंगे और मैं चाहता हूं कि लड़ाई होनी भी चाहिए। इसी तरह के लड़ने के बगैर ही सीट किसी को कोई चली जाए, उसमें ना तो कोई लुत्फ़ आता है ना मज़ा आता है। लिहाजा जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त लड़ाइयाँ जो हैं, ठीक ठाक लड़ाई जो है, और पार्टियाँ जो हैं वो उसमें अपना पूरी टक्कर दे रही हैं। लेकिन मैं एक दावे से कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत कर आएगी। 14 में से कम 10 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। और जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो होगा उस पर कब्जा हमारा होगा और चेयरमैन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही बनेगा। 14 में से 10 सीटों का दावा आप कर रहे हैं, किस तरह से अनुमान आप लगा रहे हैं? अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो आपका एक विधायक भी पूरे जिले से नहीं जीता है, तो किस तरह से आप 10 सीटें हासिल करेंगे? देखिए, और अगर मुद्दों की बात करें तो जब अपोजिशन का काम था लोगों के बुनियादी मुद्दों को उठाना, जो समस्याएं उन्हें पेश आ रही थी उनको उठाना, वहां तो आप दिखे नहीं। 10 सीटें लोग आपको किस तरह दे देंगे? देखिए, एक वक्त था कि जब ऐसे हालात बने और भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त की जो सरकार इस वक्त है, इन्होंने
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे कैडर को दबा कर रखा हुआ था और उनको घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो लोगों की बात कैसे करते। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी ने कोई तारीख लिखी है, अगर किसी ने कोई तारीख बनाई है, कोई हिस्ट्री बनाई है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ऐसी जमात है कि जिसने जम्मू कश्मीर को शख्सी निज़ाम से बचाया था, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रई असलाहत कानून लाया था, जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे पे लाया था। यही एक वो जमात है और इस जमात की जो अच्छाइयाँ हैं, इस जमात ने जो काम किए हैं, वो लोगों को दिलों में बसते हैं और लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये इनके खोखले वादे, इमोशनल नारे लगा करके ये लोगों के दिलों को और लोगों को इमोशनल करके ये वोट लेते हैं। इनके पास तो कोई डेवलपमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं है। ये सिर्फ दरारें डालते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाना और लोगों के जज्बात को भड़काना। और आज वो लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि ऐसी पार्टियां जो हैं वो अब लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो लोगों की भलाई कर सकती है, जो लोगों की डेवलपमेंट कर सकती है। तो उन्होंने आपको डरा के रखा था, तो ऐसे डरपोक नेताओं को वोट क्यों चुने, अपना नुमाइंदा क्यों बताए? जीतने के बाद भी अगर आप डरते रहें तो लोगों के मुद्दे किस तरह से उठाएंगे? जीतने के बाद ना हम पहले डरे थे ना बाद में डरे थे। कहा ना भाजपा के नेताओं ने आपको डरा के रखा। जब इन्होंने एक फौज, भाजपा के नेताओं से नहीं डरता कोई। बात यह है कि जब इन्होंने फौज लगाई हुई है, इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया खाम का, बिना मतलब के कोई उन पर कोई। तो आपके केवल एक दो नेता ही हैं बड़े नेता। विकास परिषद की इलेक्शन हो रही है, ये जो नेता टिकटें आपने बांटी है, ये नेता नहीं थे, ये आवाज़ नहीं उठा सकते थे? बिल्कुल। और यहाँ से हम लोग जो थे हम आवाज़ उठाते थे। कैसे उठाते थे आप? कहाँ आपने आवाज़ें उठाई? कहीं मीडिया में आया हो या फिर सड़कों पे आप उतरे? बिल्कुल मीडिया पे भी आए हैं, बिल्कुल अखबारों में, प्रेस में आप ही हमारे इंटरव्यू लेते थे। हम इनकी जो नाकामियाँ जो हैं उसको उछालते थे, आप ही हमारे इंटरव्यू लेते थे। जितना यहाँ का मीडिया है हम बोलते थे। लेकिन बात यह है कि आज दौर ऐसा आ चुका है कि इस वक्त की जो सरकार और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के हक में बोलो तो हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलो या अपोजिशन करो तो ये हमें देशद्रोही के नारे लगाते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है कि जिसने रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे पे लाया है और मरते दम तक ये आवाज़ जो है, ये तिरंगा झंडा जो है, ये हमारी जान है। इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे मिनिस्टरों को मारा गया, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंटों को मारा गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को मारा गया, एमएलए मारे गए, एमएलसी मारे गए। किसी दूसरी पार्टी का बताइए मुझे कौन मारा इस देश के लिए? हम बोलते रहे, लोग जानते हैं। अलबत्ता फौज के, पुलिस के, आर्मी के, बीएसएफ के दबाव में लाकर लोगों को दबा करके रखना, घरों से बाहर नहीं निकलने देना, उसकी एक वजह रही है कि लोगों को उसका नुकसान पहुंचा है। और इसका जवाब जो है आज डीडीसी के इलेक्शन में लोग ज़रूर देंगे। बाहर आने के बाद ही आपके नेता फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि चीन की मदद ली जाएगी 370 हटाने को। तो ये कैसा देश प्रेम है? जो चीन हमारे सैनिकों पर हमला करता है उसी की मदद ली जाएगी 370 हटाने? देखिए मेरी बात सुनिए, 370 का जो मसला है, 35A का जो मसला है, ये कानून हिंदुस्तान की मदद ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? मैं कहता हूं हम अमेरिका की भी लेंगे, हम रशिया की भी लेंगे, हम यूएनओ की मदद लेंगे। और चीन जो है यूएनओ का एक परमानेंट मेंबर है। अगर हमारे जवानों को शहीद किया उन्होंने, क्या आप फिर भी उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि उनकी मदद ली जाए? चीन हमारे जवानों को, चीन ने अगर उनको शहीद किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन मैं मरकजी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर चीन जुआनों में बैठा हुआ है, आप अपने नुमाइंदे को क्यों भेजते हो वहां पर? या तो चीन बाइकआउट करो इसका कि चीन को जुआनों से बाहर निकाला जाए। तो और अगर जब तक वो वहां है, हमारे किसी भी नुमाइंदे को वहाँ उस युवानों के अंदर नहीं बैठना चाहिए। युवानों की मुखालफत करनी चाहिए कि ऐसे मुल्क को जो दूसरे मुल्क पे हमला करता है, हमारी ज़मीनों पे कब्जा करता है, मैं ये कहना चाहता हूँ बाहर निकालना चाहिए। लेकिन आप उनकी मदद लेंगे, साफ तौर पे आप कह रहे हैं, उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका तरदीद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर चुके हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि यूएनओ का कोई भी मेंबर हो, उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें अमेरिका है, हम तो उनकी भी मदद चाहते हैं। दफ़ा 370 जो है हिंदुस्तान का पार्लियामेंट ने उसको बनाया था, उसको अगर फारूक अब्दुल्ला अगर जम्मू कश्मीर से बाहर जगह ले सकते हैं, वहाँ अपने आलीशान मकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों से लोग आके यहाँ पे ज़मीन क्यों नहीं ले सकते, यहाँ क्यों काम शुरू नहीं कर सकते? आखिर आपको दिक्कत क्या है? आप बाहर जाकर ले सकते हैं तो उनको क्यों हक नहीं होना? इस पे जो पाबंदी थी वो महाराजा हरी सिंह ने लगाई थी। समय समय पर चीज़ें बदलती हैं, तो आज ज़रूरत जो भाजपा का वादा था, उन्हें लोगों ने वोट दिए, समर्थन दिया, तो उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया। देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर क्या आपको भी आपके भी बाहर जमीन लेने पे पाबंदी लगानी चाहिए? 71 को तोड़ देना चाहिए ना, उसको क्यों नहीं तोड़ते हिमाचल वाले को? 370 को इन्होंने एक इशू बनाया और 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का अटूट अंग था कानूनी तौर पर, जबकि महाराजा हरी सिंह जो था वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, ना हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता था, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली ने परमानेंट इल्हाक, परमानेंट हिंदुस्तान के साथ रहने का, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को कबूल किया। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया था, और 370 को तोड़ करके वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका नुकसान पहुँचा है। आपको पता है पिछले दिनों में एक लिस्ट निकली है, उसमें 2.5 के 300 जो बच्चे एडजस्ट हुए, उसमें 150 बच्चा जो है आउट ऑफ स्टेट का था। वो 150 सीटें हमारी किसने खाई? हमारे स्टेट के बच्चों को नहीं मिली, हमारे जम्मू के बच्चों को नहीं मिली। वो हम बाहर के लोग जो थे, कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई महाराष्ट्र का, वो उनको मिली है। लिहाजा हमारा हक जो है वो यही है। 370 जो है, मैं ये कहता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, इसलिए मिला हुआ था क्योंकि वक्त की सरकार ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख नानकशाही सिक्कों के बज़ में फरोख्त कर दिया था। हाँ, यहाँ जम्मू कश्मीर की अपनी करेंसी थी, पहले अपनी करेंसी को ख़त्म किया गया, और ये एक मुल्क था, मुल्क को ख़त्म किया गया, फिर इसको रियासत बनाया गया, और आज 370 तोड़ने के बाद इसको यूटी में बदल दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए। ये कौन सा कानून है? ये क्या कोई बात है? आदमी तरक्की की तरफ जाता है, हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम तो रिवर्स हो रहे हैं। चलिए, जनता ने उन्हें समर्थन दिया। आपने कहा कि मिलिटेंसी से आपके नेता की जानें गई हैं, लेकिन तमाम अन्य पार्टियों के नेताओं की जानें भी आतंकवादियों ने उन्हें भी मारा है। मिलिटेंसी का सबको नुकसान हो रहा है, लेकिन आखिर दोषी कौन है? सत्ता तो आपकी रही है लगातार। जम्मू कश्मीर की बात करें या केंद्र में भी आपका लगातार समर्थन रहा है कई सरकारों के साथ, तो मिलिटेंसी तो खत्म कर नहीं पाई आपकी सरकार भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी लाने के लिए यह दिल्ली का हाथ है। दिल्ली वालों ने यहाँ की चुनी हुई सरकारों को, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए तोड़ दिया जाता रहा। जिस पार्टी में आप भी रहे हैं और आपकी जो मौजूदा पार्टी है उसने भी उन सरकारों का समर्थन किया था, तो उनका कसूर था, तो तब क्यों नहीं बोले? तब तो मलाई आप लूटते रहे। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देशद्रोहियों से मिला हुआ है, ये देशद्रोही हैं। मुझे बताइए, करगिल में जो कौंसिल बनी हुई है, वहाँ बीजेपी ने एनसी के साथ मिलकर कौंसिल क्यों बनाई है? तो ये सवाल आपसे बनता है कि आपने भाजपा का समर्थन क्यों लिया हुआ है? ये सवाल आपसे। हमने नहीं लिया, वहाँ हमने मांगा। आप ये क्यों कहते हो? अगर आपने चाइना की बात आपने उनके भाजपा का समर्थन क्यों लिया? आप चाइना की बात करते हो, आप बीजेपी की बात क्यों नहीं करते कि वो इन देशद्रोहियों के साथ क्यों मिली हुई है? कल मैंने जिला प्रधान से भी ये सवाल किया था कि उन्होंने समर्थन क्यों दिया है। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी 15 मिनट तक भाजपा के खिलाफ बोला अपने पूरे इंटरव्यू में, भाजपा का समर्थन आपने लद्दाख में क्यों लिया हुआ है? इस पर पर्टिकुलर आप जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि जब महबूबा मुफ्ती जब पत्थर मारती थी मिलिटेंटों के घर में जाकर, वहां पर उनके आपने एनसी ने बीजेपी का समर्थन लद्दाख में क्यों लिया हुआ है? आखिर क्यों नहीं अड़ जाते? सत्ता से इतना प्यार है आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेशनलिस्ट पार्टी है, हिंदुस्तानी पार्टी है, हम किसी से बैर नहीं रखते। अगर हमारे साथ कोई बैर रखता है तो वो उसका खमियाजा खुद भुगतेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब वो भी तो भाजपा में मिनिस्टर रहे हैं। ये तो आप बता रहे हैं कि हमारी आप ये बता रहे हैं हमारी जो शर्ट है वो ज़्यादा सफ़ेद है, मैं वो उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आपने समर्थन क्यों लिया हुआ है, इस पर पर्टिकुलर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपने भाजपा के खिलाफ 15 मिनट तक इंटरव्यू में तकरीर दे दी, लेकिन खिलाफ दी, अब क्यों आप समर्थन लेकर बैठे हुए हैं? क्यों हट नहीं जाते सब? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर हम देशद्रोही हैं तो बीजेपी क्यों हमारे साथ मिली हुई है?
अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है तो क्यों मिली हुई है? इसका मतलब यह है कि हम देशद्रोही नहीं है। ये इनका ड्रामा है, ये इनका फ्रॉड है। इनको मुंह से जब ये बोलते हैं इनको शर्म भी नहीं आती कि ये किस तरह से बोलते हैं। एक तरफ तो कहते हो कि हम देशद्रोही हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ मिलकर के कौंसलें बनाते हो, सरकार बनाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, लोगों को इमोशनल करते हो वोटों की खातिर। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म की साजिशें जो हैं वो बंद करें। इस देश को आगे ले जाने के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप भाईचारे को मजबूत करेंगे, अगर आप देश की मजबूती की, देश की सलामती की बात करेंगे तो बच्चा जो जम्मू कश्मीर का है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, लड़ाने की कोशिश करोगे तो हम आपके खिलाफ रहेंगे। तो यानी कि एनसी और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिर्फ चुनावी ड्रामा ये सब चल रहा है। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि जब मैं कहता हूँ अगर ये रियासी है, रियासी के अंदर अगर पहले तो हमारी फुल मेजॉरिटी होगी और अगर नहीं हुई तो जिनको ये देशद्रोही कहते हैं ये बीजेपी वाले उनके साथ मिलकर यहाँ भी कौंसिल बनाएंगे और एनसी वाले भी मिल जाएंगे। मतलब एनसी वाले आप तैयार हैं? हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी के साथ किसी भी वक्त जुड़ सकते हैं जो देश के लिए काम करे, देश की सलामती के लिए काम करे और इसका भाईचारे के लिए काम करे। आपने कहा ना भाजपा भड़की हुई है, अलूल जलूल बयान देती है, मुद्दे भड़का देती है, तो उसकी उस पार्टी का समर्थन आप ले लेंगे या दे देंगे समर्थन? मैं ये कहना चाहता हूँ पाने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अभी कहा ना कि आप समर्थन, आपको अगर हम सत्ता के भूखे होते, इससे पहले 2-3 इलेक्शन आई हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब हमने हिस्सा इसलिए लिया है कि आपने हिस्सा नहीं लिया लेकिन आपके नेता, तमाम नेता आपके चुनावी मैदान में उतरे। हमारी पार्टी ने उनको निकाला बाहर से। किनको निकाला? रियासी के ग्रामों से जो सरपंच जीते हुए हैं वो भी आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं ना, वो कोई पार्टी टिकट पर नहीं लड़े। टिकट सरपंच की पार्टी से लड़ा ही नहीं जा सकता था। नहीं लड़ा जा सकता था, नहीं लड़ा जा सकता। इसमें कोई कहाँ कार्रवाई की है आपने? कहाँ कार्रवाई की? किस पर? जो नेता लड़े थे आपके, आपने कहा कि हिस्सा नहीं लिया लेकिन तमाम नेता लड़े थे, ज्यादातर नेता लड़े आपका सरपंच। बात ये है कि जो छोटा वर्कर होता है, छोटे वर्कर ने तो ना एमपी की लड़नी है ना एमएलए की लड़नी है, पद पर भी है वो ना किसी भी वक्त पार्टी को छोड़ा जा सकता है, किसी भी वक्त पार्टी में वापस आया जा सकता है। इसमें जिस तरह आपने किया था। मैंने किया, मैं कांग्रेस में गया था। पहले दिन आप गिरफ्तार हुए और दूसरे दिन पता चला कि आप उस पार्टी के नहीं रहे जिस पार्टी के बिहाफ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस से आप एनसी के हो गए। नहीं, मैं तो उस दिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मुझे गिरफ्तार किया गया, जब दफा 370 को तोड़ा गया और मुझे यहाँ 3-4 दिन घर में कैद रखा गया, मैंने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी, ना ही मैं किसी दूसरी पार्टी में गया। मैं तब भी वहीं था, आज भी वहीं खड़ा हूँ। फारूक अब्दुल्ला बाहर आए, आपने कहा कि भाजपा मुद्दों को भड़काती है। उन्होंने भी इस तरह के बयान देना शुरू कर दिए कि जो चर्चाएं कहीं ना कहीं एनसी की और फारूक अब्दुल्ला की होने लगे ताकि थोड़ा जो वोट बैंक है वो तैयार किया जा सके, जो कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिसल गया है। वो पार्टियां अब लोगों के साथ जुड़ी नहीं हैं जिस तरह से ये सारा चीज़ें पीछे हुई हैं। इसलिए क्या बयान दिए जाते हैं कि मुद्दों को भड़का दिया जाए और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वोट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जितने भी बयानबाजी की, जितने भी बयान उनके आए, जो भी वो बोले हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में बोले हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पीओके उन्हीं का हिस्सा है, ये बोल दिया उन्होंने ना। उन्होंने ये कहा भाई ले लो, अगर आप छुड़ा सकते हो, आपके पास ताकत है, आपके पास फौज है, उसको फौरी तौर पर उसको ले लेना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिनेवा के अंदर भेजा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के डटकर वहाँ पर वो धुलाई की और उस वक्त पाकिस्तान को अपना नुमाइंदा जो यूएनओ से था वो चेंज करना पड़ा था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ से जीत कर यहाँ पर आए और उनका दिल्ली वालों ने, हिंदुस्तान ने उनका वापसी पर वेलकम किया, उनका स्वागत किया जो कुछ वहाँ पर उन्होंने कहा था। चलिए अब रियासी आते हैं, काफ़ी बड़ी बातें हो गई। रियासी से आपके उम्मीदवार कौन? रियासी ब्लॉक जो है, रियासी डीडीसी बनेगी, उसके में हमारा जो कैंडिडेट है वो जगजीवन लाल। तो वो तो बाहरी कैंडिडेट हो गए। वो तो कहाँ बाहरी, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आया, वो कहाँ से बाहर? वो यहाँ का एमएलए भी जीता, यहाँ का मिनिस्टर भी बना, आज वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है, बाहर से कहीं नहीं आया। वो तो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही रहने वाला। और कानून में जो जिला विकास परिषद की रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है उसमें कोई नेता इस काबिल नहीं था कि ये चुनाव लड़ सके। मंत्री को उतारना पड़ा, पूर्व मंत्री। सुनिए मेरी बात। मंत्री, जहाँ तक मंत्रियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े मंत्री लड़ रहे हैं। आप यही बताएंगे कि मेरी जो शर्ट है वो ज्यादा सफेद है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे। जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप जवाब सुने तो सही। मैं कहता हूँ कि रूल में, हमारे कानून में ये है कि
डिस्ट्रिक्ट रियासी की किसी भी पंचायत का कोई भी आदमी वोटर होना चाहिए, वो किसी भी ब्लॉक से इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन क्या रीजन रहा कि उन्हें उतारा जा रहा है? क्या लोकल कोई नेता आपका इस काबिल नहीं था कि जो टक्कर दे सके भाजपा को, कांग्रेस को? बड़े थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े थे, सबने अपना अपना दावा पेश किया, लेकिन फिर उसके बाद बाइत्तेफाक राय से एक पैनल तैयार किया गया और पार्टी ने फैसला किया कि जगजीवन लाल को ही हम यहाँ से इलेक्शन उतारेंगे। जगजीवन लाल तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। बाकियों को मौका नहीं देना चाहिए, देश सेवा का मौका नहीं मिलना चाहिए सर सबको, और नेताओं को भी? आपसे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर बच्चा देशभक्त है, देश की सेवा करता है। देश के आपको नहीं पता क्या तारक भट्ट जो है एनसी का वर्कर है, क्या पाकिस्तान के पुतले हमने नहीं जलाए? क्या पाकिस्तान के झंडे नहीं जलाए? बेनजीर का पुतला हमने जलाया, नवाज शरीफ का पुतला हमने जलाया, मुशर्रफ का पुतला हमने जलाया, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बयानबाजी भी करते थे और यूएनओ से या आलमी अदालतों से मांग करते थे कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। बाकी हमारे पास कोई ऐसी लाठी को बंदूक है नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, वहाँ पे तो लड़ना, लेकिन अपने जज्बात जो हैं, अपने दिल के जज्बात हम इस तरह से निकालते थे। हम सब देशभक्त हैं, हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मैंने उस पर कभी भी सवाल नहीं आपसे पूछा, ना उठाया है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब खत्म होना चाहिए और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? हो सकता है वो ज़्यादा काबिल हो और ज़्यादा कुछ कर पाए इस यूनियन टेरिटरी के लिए, अपने शहर के लिए, गांव के लिए, पूरे देश के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी सूझबूझ रखती है, बड़ी अक्लमंद है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं उठता हूँ, ये फैसला तो पब्लिक ने करना है। अगर पब्लिक मुझे चाहती है तो उसमें मेरा कसूर क्या है? लेकिन अगर पब्लिक मौका तो मिलना चाहिए ना। नहीं, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला साहब हो, एक ही परिवार नहीं, अगले इलेक्शन में उतरते हैं तो ये लोगों का काम है कि उनको लाना है या नहीं लाना है। अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो उसमें क्या कसूर है किसी का? वो तो लोगों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब, ये लोगों के हर दिल अजीज लीडर हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग उनको आगे लाते हैं, लोग चुनते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कानून लाया, वो कानून लाया, यूनियन टेरिटरी के लिए जो पहले राज्य हुआ करता था उसके लिए तमाम काम किए हैं। रोशनी स्कैम भी एनसी ने ही शुरू किया, तो उसका क्रेडिट भी लेंगे आप? देखिए, रोशनी कानून जब आया था तो रोशनी कानून का मकसद, साफगोई से आप इसका जवाब दें, इस पर आगे पीछे की बातें ना करें, भड़काए ना। अगर स्कैम हुआ है तो उसको मानकर गलती मानेंगे आपका कि आपके राज में ये स्कैम शुरू हुए और चलते चले? देखिए, हमारे राज्य में कानून तो ज़रूर लाया गया था, इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी थी वो कांग्रेस के दौर में आई थी। अगर इसमें किसी ने कोई गड़बड़ी की, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस कानून को ही रद्द कर दिया गया तो सारा मसला ख़त्म। बाकी जो ये कहते हैं कि हमारी लीडरशिप पे जो ये इल्ज़ाम लगाए हैं, आपने सुना होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एक मरला ज़मीन भी मेरे पास रोशनी की नहीं है, और अगर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मेरे नाम पर कोई एक मरला ज़मीन भी निकली है। ये सिर्फ सियासी हथकंडे हैं, और जब भी इलेक्शन आती है तो ये हथकंडे उठाए जाते हैं। कविंदर गुप्ता के पास निकली है। अच्छा, जब मीडिया ने वो कविंदर गुप्ता का चलाया तो वो निकली है, जब फारूक अब्दुल्ला का चलाया तो वो आप फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया, उसने कहा साबित कीजिए मुझ पर। तो कोई ये थोड़े बोलेगा कि हाँ मैंने ये किया, मैं उसका खमियाजा भुगतने को तैयार हूँ। आप भी खिलाफ बोलेंगे उस समय अपनी पार्टी के नेता के, अगर ये साबित होता है तो? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप खिलाफ बोलेंगे अगर ये साबित होता है तो? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, स्टेट को लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें चाहे नरेंद्र मोदी हो, उसमें चाहे देवेंद्र राणा हो, या उसमें कविंदर गुप्ता हो, सतपाल हो, या वो डिप्टी सीएम जिसने आर्मी के एरिया में जो इलीगल कोठी बनाई है, उनको कोई नहीं पूछता है। जब अपोजिशन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, जब अपने घर पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, आपके नेता पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आप बयान देंगे, एक मीडिया बाइट जारी करेंगे उस पर, जब अगर कार्रवाई होती है आपके नेता पर? बिल्कुल। जब अगर इस किस्म के उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित होगी तो वो उसका खमियाजा भुगतेंगे। उनको जो कानून के मुताबिक जो भी होगा तो वो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम जितने मर्जी बयान देते रहे उनके हक में, कानून अपना काम करेगा। तो आपने कहा कि काफ़ी सारी सीटें आपकी आएंगी। अगर भाजपा से डर आपको नहीं लग रहा था तो अलायंस करने की क्या जरूरत थी? अकेले दम पर लड़ते आप तो उतरते मैदान जंग में। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए क्यों बनाया? उनको किससे डर लग रहा था? वो केंद्र में था। केंद्र में हो या इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दा आप वहाँ पे ले गए। हम अगर कोई अलायंस बनाते हैं तो उसको आप गैंग भी कहते हैं, उसको आप ये कहते हैं हम डर रहे हैं। और जहाँ बीजेपी वाले
ये डाके भी मारते रहे हैं, नहीं, बीजेपी ये एनडीए बना करके उन्होंने आपने अगर उनके हिसाब से आपने गैंग बनाया और उसी गैंग का वो समर्थन वहां कर रहे हैं लद्दाख में, ये कल भी हमने उनसे पूछा था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको अलायंस की क्या जरूरत पड़ी? अगर जनता का समर्थन आपके पास था, आप शायद आपको ये लग रहा था कि जो वोटर है वो फिसल गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अब इकट्ठे होना पड़ेगा। नहीं, ना वोटर फिसला है। अलबत्ता बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए पीडीपी का क़याम अमल में लाया था और पीडीपी को सपोर्ट की थी, और पीडीपी को ख़त्म करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पर वो उसको शाह फैसल को लाया, शाह फैसल को की एक नई पार्टी बना दी, और अब जो है अब एक इनको ख़त्म करने के लिए एक वो बना दी, अपनी पार्टी बना दी। इनका काम यही है, तोड़ मरोड़ कर खरीदो फरोख्त करके सत्ता पे कब्जा करके रखना है। तो इसमें सबको हक है कि अगर इस किस्म की बात है तो फिर सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में ये मानते हैं कि समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में कौन सी समस्या नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई? ये समस्याएं कब से हैं? ये समस्या तो मैं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए ये तो 1953 से शुरू हुई थी, आज तक इन्होंने यही कुछ किया। तो दिल्ली वालों 53 के बाद सरकारें किसकी रही, और अगर वो सरकारें आज तक नाकाम रही, जिसमें भाजपा की भी सरकार का अगर 6 साल जोड़ दे या फिर यहाँ की सरकार के जोड़ दे जो भाजपा ने राज किया, तो जिम्मेवारी उतनी सबकी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी बनती है, क्योंकि आपने राज्य में भी राज किया और केंद्र के साथ भी सत्ता में आपने मलाई लूटी, और फिर भी समस्याएं अगर हैं तो जिम्मेवारी आपकी क्यों नहीं है? क्यों लोग आपको जिताए अगर समस्याएं उसी तरह बनी हुई हैं? तो ये समस्या हमारी तरफ से नहीं बनी हुई है, ये समस्या मरकज़ की तरफ से, सेंटर की तरफ से ये तैयार की गई हैं, जिसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही है, और उसके लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। 4G बंद था, आपके नेता ज़मीन पर नहीं दिखे, अब वोट लेने के लिए आप तो जा रहे हैं। रेत बजरी लोगों को आशियाना बनाने के लिए नहीं मिल रही थी, आपके जो लोग हैं कभी लोगों के साथ ज़मीन पर नहीं दिखे। लोग मांग करते रहे अपने अपने स्तर पर, लेकिन जो नेता थे, जिस तरह आप अब जीतने का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस समय लोगों को ज़रूरत थी आप कहाँ थे, कहाँ बैठे हुए थे आप? देखिए, जब लोगों को ज़रूरत थी तब भी हम उनके साथ थे, और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक 4G का ताल्लुक है, 4G हम 2G हमको सप्लाई की 2G की सप्लाई मिलती है, और 4G की हमसे पेमेंट ली जाती है। यहाँ तक दूसरी बात यह है कि रेत बजरी का जो मसला है, रेत बजरी के लिए मैं ये कहता हूँ कि रियासी के अंदर जो 1000 रुपये की ट्राली मिलती थी, आज वो 4000 5000 की ट्राली मिल रही है। जो 1500 का टिप्पर मिलता था, आज 15000 का वो टिप्पर मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ सोए हैं? तो क्यों नहीं बोलते? आप मुद्दे को क्यों नहीं उठाया आपने? अपोजिशन हमने उठाया, बयानबाजी की, और हम क्या कर सकते हैं? बयानबाजी भी की, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया कि भाई ये लूट खसूट जो है ये बंद होनी चाहिए, और लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। किसको सुनाए? बात तो वहाँ की जाती है जहाँ कोई सुनने वाला हो। जो सुनने वाला जो है वो खुद मिलकर करवा रहा हो तो सुनाई किसको? तो 10 सीटें जीतने का दावा आप कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सी 10 सीटें हैं? यही वजह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 सीटें आपने दावा किया, कौन सी वो 10 सीटें हैं? 14 में से 10 सीटें जो हैं वो माहौर से भी आएंगी और रियासी से भी आएंगी। 10 सीटें आप पर्टिकुलर गिना दें अगर, क्योंकि लोग इसे इंटरव्यू को देखेंगे और ये रिकॉर्ड एक लोगों के पास रहेगा कि आपके दावे कितने सच होते हैं। देखिए, 4 सीटें हम रियासी से निकालेंगे। कौन सी 4 सीटें हम रियासी निकालेंगे, 4 सीटें हम ऊपर से निकालेंगे। हम पौनी वाली भी निकालेंगे, हम कटरा वाली भी निकालेंगे, हम पैंथर वाली भी निकालेंगे, और हम रियासी वाली भी निकालेंगे। और 4 सीटें हमारी जो हैं वो ऊपर से जीत कर आएंगी, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनेगा। तो क्यों लोग वोट देंगे आपको? आप तो दिखे नहीं जनता के साथ। ये आप कहते हो ना, दुनिया को पता है कि हम कहाँ खड़े थे, हम लोगों के साथ खड़े थे। आप ही इंटरव्यू लेते थे, आज भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जनता देख रही है कि हम बोल रहे हैं। पहले भी लेते थे आप, तो तब भी जनता देख रही थी। जनता को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लोगों की आवाज़ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज़ बन करके जो है वो आगे जाती है, और उसमें ठीक ईमानदारी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती है, करती रहेगी। लिहाजा लोगों का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी से, लोग तंग आ चुके हैं। लिहाजा लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से आगे लाना है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 में से 17 डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो हमारे पास होंगे।
चलिए 20 में से 17 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इनके पास होंगे और रियासी ज़िले की बात करें तो 10 सीटें इन्होंने जीतने का दावा किया है। अब तो ये लोकतंत्र में जनता के लिए लोकतंत्र होता है, जनता द्वारा चलाया जाता है। ये जनता ही डिसाइड करेगी कि किसको कितनी सीटें देनी है, किसको कितने वोट देने हैं। फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फ़िलहाल मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।